ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। ओ मैं ही तो तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता। जीना तक वो तुमको जीना ढूंढता है दोनों का तुमसे ही वास्ता। ओ मैं ही तो तेरा पता है मेरी खामोशियों में है तू बोलता। ये जीना भी ना जीना भी जो भी हुआ है वो तुमसे हुआ। हो गया। ऐ साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया। वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया। सितार में बदल गया। जेल में खाना तो अच्छा होगा ना। खाना छड़, पीने की सोच, बियर शियर सब बंद पैंट टकी। करण, तुम लोग फेमस हो गए यार। पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो। हाँ जी मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन। सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या आप तक एकदम बढ़िया तरीके से मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? एवरीथिंग ऑल राइट? जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स पे। Awesome, sir. We are meeting after a financial year. Wow, what a great joke. What a great joke. बहुत बढ़िया। तो मित्रों, आज हम क्या करेंगे सर? आज हम करेंगे MTP1, जो ICAI ने CA इंटर ऑडिट के लिए MTP1 दिए थी, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सारे के सारे बच्चे MTP1 ओपन कर सकते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। अच्छा, मेरी बात समझना, ये जो सेशन है ये आपने एकदम एंड तक मेरे साथ बने रहना है। जो मैं आपसे सवाल पूछूं, मेक श्योर आप चैट बॉक्स पे रिप्लाई करते जा रहे हैं, ताकि एंड ऑफ द वीडियो तक आपकी वो पार्टिसिपेशन बनी रहे और आपको पूरा मजा आता रहे। मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं, I can give you a reasonable assurance that after this session, जो हमारे CA इंडस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स
लोगों के अंदर फियर बताते हैं, जो हमारी सीए इंडस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स लोगों के अंदर फियर डालते हैं, मैं उस फियर को खत्म कर दूंगा, मैं कहीं ना कहीं उस फियर का एंड कर दूंगा। बस आपने मेरा साथ बनाए रखना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या सारे बच्चे वादा करते हैं दैट एंड ऑफ द सेशन तक सारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे? जल्दी से बता दो। एवरीवन प्लीज गिव मी अ थम्स अप दैट यू विल स्टे टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। आप कहीं ना कहीं मेरे साथ रहेंगे, जल्दी से बता दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, अब आ जाओ सर। सारे के सारे बच्चे केस सिनेरियो 1 में, हम केस सिनेरियो 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे आ जाओ फटाफट 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 मेरे साथ। चलो सर शुरू करते हैं सारे के सारे बच्चों के साथ। सर केस सिनेरियो 1 किसकी बात करता है? केस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन पे। एवरीवन रीड द क्वेश्चन विद मी। ये कहता है कंसीडरिंग द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन द केस सिनेरियो। सर किस चीज की डिस्क्रिप्शन है? रीड करो मेरे साथ। अकाउंटिंग इनकम एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इनकम एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स लॉ। आप बताओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है धनुष की? अब हमें केस में इसके रिगार्डिंग बातें पढ़नी है। सबसे पहले बताओ धनुष कौन है? सर धनुष एक सीए स्टूडेंट है जो अभी अपनी आर्टिकलशिप कर रहा है और वो एक एंगेजमेंट टीम का पार्ट है जो ऑडिट कर रही है किसका? टेस्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा वेरी गुड। अब इसमें बताओ टैक्स इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बारे में कहां दे रखा है? सर यहां पे हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अकाउंटिंग इनकम की बात कर रखी है, टैक्सेबल इनकम की बात कर रखी है। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट इज नोटिस्ड बाय सीए धनुष, धनुष मतलब जो आर्टिकल है, दैट कंप्यूटर्स आर अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पीपी आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी हैज टेकन द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर्स एज 3 years। कहीं ना कहीं कंपनी ने 3 साल की यूजफुल लाइफ ली है, बट depreciation charge in the financial statement of the company is higher than the depreciation allowable as per income tax law। सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर कंपनी डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज करेगी तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? सर प्रॉफिट कम होगा। कहीं ना कहीं एंटिटी का प्रॉफिट कम होगा और कम प्रॉफिट के हिसाब से उसको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। वेरी गुड, ये बात हो गई अकाउंट्स की। अब बात करते हैं सर टैक्स की। टैक्स के हिसाब से वो कह रहा है डेप्रीसिएशन कम लगनी चाहिए। अगर डेप्रीसिएशन कम लगनी चाहिए इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा बनना चाहिए। हाँ सर, तो क्या आपने टैक्स के हिसाब से टैक्स ज्यादा पे करा होगा या कम पे करा होगा? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। विल द टैक्स विल बी हायर और लोअर? अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा होगा या कम होगा? टैक्स विल बी मोर। कहीं ना कहीं इस केस में जो हमारा टैक्स है वो ज्यादा हमको पे करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे मुझे बताओ, जो टैक्स आपने पे किया वो ज्यादा था, जो टैक्स आपने पे किया वो ज्यादा था और जो अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स पे करना था वो कम है। तो मुझे बताओ क्या टैक्स का एसेट बनाऊं या टैक्स की लायबिलिटी? जो टैक्स आपने पे किया वो ज्यादा है, जितना पे करना था वो कम है, तो कम टैक्स की जगह अगर आपने ज्यादा पे किया तो आपके लिए ये एसेट है या लायबिलिटी? सर ऑब्वियस सी बात है इसका हमें एसेट बनाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है एसेट बनाना पड़ेगा कि पे ज्यादा किया है और अकाउंट के हिसाब से कम पे करना था, तो जब कम की जगह ज्यादा पे करेंगे तो इसका क्या बनेगा? एसेट बनाना पड़ेगा। तो सर ये बात आपने कहां सीखी है? क्या AS29? नहीं, AS29 बात करता है प्रोविजंस, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी की। AS22 में बात होती है डेफर टैक्स की। तो जो आपके अकाउंट्स के टीचर है उन्होंने सिखाया क्या बनेगा? डेफर टैक्स एसेट बनेगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो ये आपका क्वेश्चन 1.1 है एंड इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? सर इस क्वेश्चन में हमने सीखा जब आप ऑडिट का पेपर देने जाएंगे तो थोड़ा बहुत अकाउंट्स का दिमाग भी साथ लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स का दिमाग भी साथ लेके चलेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चंस में हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर समझ गए। अब सारे बच्चे आ जाओ 1.2 पे। ये किसकी बात करता है? ये कहता है कीपिंग इन व्यू द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन केस सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी करेक्ट। कौन सी बात सही है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सीडी एंड सॉफ्टवेयर अक्वायर्ड बाय द कंपनी टू रन द टेस्ट। ये सीडी वाली बात कहां दे रखी है? एक बार ध्यान से पढ़ो मेरे साथ। सीडी वाली बात सर यहां दे रखी है। Company has substantial number of computers. Everyone look at the screen. Company has substantial number of computers at each center to enable seamless experience for students. Company has acquired a new identifiable software. जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? सर ये intangible asset होता है। ठीक है सर।
involving a substantial expenditure for conducting the test during the year which is expected to drive the company's revenue. अगर कोई न्यू आइडेंटिफाइबल एसेट है जो कंपनी को रेवेन्यूज देगा तो क्या ये एसेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर गया? हाँ सर. प्लस ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी सीडी में है एंड इस सीडी के अंदर ये सॉफ्टवेयर रहेगा. कॉस्ट ऑफ द सीडी इज नॉमिनल. कहीं ना कहीं बिना सॉफ्टवेयर के इस सीडी की कॉस्ट नॉमिनल है. तो सारे बच्चे मुझे बताओ सीडी प्लस सॉफ्टवेयर, सीडी प्लस सॉफ्टवेयर क्या ये मिला के इंटेंजिबल एसेट बनेगा? सारे बच्चे जल्दी से बता दो मुझे, सारे बच्चे जल्दी से बता दो मुझे, क्या सीडी और सॉफ्टवेयर को अलग अलग लेंगे या मिला के लेंगे? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. आप सबने AS26 पढ़ा है, आप बताओ अलग अलग लेंगे या साथ में लेंगे? कम ऑन, बता दो मित्रों. सर कहीं ना कहीं मिला के लेंगे, कहीं ना कहीं हमें मिला के लेना पड़ेगा, यानी अलग अलग नहीं ले सकते, टुगेदर लेना पड़ेगा. अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटिंग द कॉस्ट ऑफ सीडी विथ सॉफ्टवेयर एज इंटेंजिबल कॉस्ट इज नॉट प्रॉपर. ये कह रहा है दोनों को साथ में इंटेंजिबल लेना इज नॉट प्रॉपर. ये तो गलत हो गया सर. कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटिंग द कॉस्ट ऑफ सीडी विथ सॉफ्टवेयर कॉस्ट एज इंटेंजिबल एसेट इज प्रॉपर. मैंने कहा वेरी गुड. अगेन नॉट प्रॉपर वाला हट गया, नॉट प्रॉपर वाला हट गया, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, दैट दोनों को साथ में लेंगे यही प्रॉपर है. क्या ये बात समझ आई? हाँ सर. हर्ष कह रहा है सर ये ऑडिट कम अकाउंट ज्यादा लग रहा है. क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? जल्दी से क्लास बच्चे बताओ, जल्दी से सारे बच्चे बताओ ये अच्छी बात है या बुरी बात? सर सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है. अकाउंट्स तो वैसे ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अगर अकाउंट्स की नॉलेज यूज करके ऑडिट में फ्री के नंबर मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है. और मैं आपको बताऊं ना, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही सॉल्यूशन है, उसका नाम पी से शुरू होता है. सारे बच्चे इस वर्ड को पूरा कर दो चैट बॉक्स में, मुझे मजा आ जाएगा. अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो पी से इस वर्ड को शुरू होता है और वाई से खत्म होता है. बता दो क्या क्या वर्ड है जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा? पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी. और मैं बता दूं सबके अंदर होती भी नहीं है, सबके अंदर होती भी नहीं है. जितना हो सके चीजों को पॉजिटिव लेके चलो, यही जिंदगी का राग है, इसी से आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है सर. अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ. नाउ कम टू 1.3. लेट्स टॉक अबाउट 1.3. कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने एडवांस अकाउंट्स नहीं पढ़ा, तो मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. ऐसे क्वेश्चन एक दो ही हैं, पूरा पेपर इससे नहीं भरा हुआ. तो अगर आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, आपने पढ़ा ही नहीं है इसलिए नहीं हो रहे. ठीक है, अगर जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए दीज आर द बोनस मार्क्स. अब देखो 1.3 क्या कहता है. एज रिगार्ड्स द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. सर डिस्क्रिपेंसी के बारे में कहां दे रखा है, जल्दी से बताओ. मैंने कहा यहां दे रखा है डिस्क्रिपेंसी के बारे में. कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ना, ही नोटिसेस दैट द कॉस्ट ऑफ सीडी अलोंग विद सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट. ये तो हमने पढ़ लिया. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई द पीपी रजिस्टर. जैसे ही शुभम सर ने पीपी बोला और पीपी रजिस्टर की बात हुई, ठीक है, प्लस ये कह रहा है मैनी कंप्यूटर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, proper details of the movement and disposal have not been entered in the PP register. कहीं ना कहीं PP के रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है. प्लस यहां पे जब इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो डिस्क्रिपेंसी मिली. एंड यहां पे कह रहा है जो भी डिस्क्रिपेंसी है इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया. कौन से टॉपिक की खुशबू आ रही है जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, सारे बच्चे बता दो कौन से टॉपिक की खुशबू आ रही है. आयुष ने कहा कारो 2020. वेरी वेरी गुड सर. क्लॉज नंबर 1 पैरा नंबर 3 ऑफ कारो 2020. क्लॉज नंबर 1 पैरा 3 ऑफ कारो 2020. यही बात बस आपने ध्यान में रख के चलनी है. तो देखो क्या कहता है. सबसे पहले कहता है मैनेजमेंट हैज प्रॉपर्ली डेल्ट विद द डिस्क्रिपेंसी. ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई. हाउएवर धनुष शुड ब्रिंग इट टू द लाइट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर विद द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन. क्या ओपिनियन को मॉडिफाई करने की जरूरत है? नहीं. जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर दी तो किस बात का मॉडिफिकेशन. मैनेजमेंट हैज प्रॉपर्ली डेल्ट. हाउएवर
you should bring it to the light of engagement partner as it brings specific reporting requirement of Companies Act. ये कहता है Companies Act के हिसाब से आपको कारो 2020 की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सर ये सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है धनुष को कुछ करना नहीं चाहिए, गलत बात। एंड लास्ट में कहता है कि इसको आप मिस स्टेटमेंट बोलोगे। भाई जब सही अकाउंटिंग कर दी, जब सही अकाउंटिंग कर दी तो किस बात की मिस स्टेटमेंट? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो 1.3 का सही आंसर क्या हो गया सर? बी, कारो 2020 में इसकी रिपोर्टिंग होगी। वेरी गुड नानक। अब आ जाओ सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1.4 पे। देखो क्या कहता है, Which of the following statement meets the requirements of law in respect of revenue from operation? क्या आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है? हाँ सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो एंटिटी की सेल्स हैं फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी। जो प्रिंसिपल ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है उससे जो सेल होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है सर। अब देखो रेवेन्यू के बारे में एंटिटी ने क्या लिख रखा है, यहां लिखा है देखो, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50 करोड़ रुपीज। अब सर ये 50 करोड़ रुपीस कहां से आया? ध्यान से समझना। आप ऑडिट किसका कर रहे हो? सर आप ऑडिट कर रहे हो एक ऐसी कंपनी जो कौन से धंधे में है, वो टेस्ट लेती है एंड टेस्ट के साथ साथ वो बुक्स भी सेल करती है जिसके अंदर मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं। तो ये कह रहा है 50 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसमें से 45 करोड़ तो टेस्ट की फीस है एंड 5 करोड़ सेल ऑफ बुक्स है। ठीक है। 10 करोड़ का इंटरेस्ट भी मिला है, सॉरी 10 लाख का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है? प्लीज गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, यस और नो। क्या ये रेवेन्यू है या अदर इनकम? बताना जरा। मुझे तू लगती कमाल, तेरी अखियां गुलाब, तेरी नाम मेरे। कॉपीराइट ना आ जाए टी सीरीज से। सर ये अदर इनकम है, ये अदर इनकम है, ये एंटिटी का रेवेन्यू नहीं है, ये एंटिटी की अदर इनकम है। प्लस मुझे सारे बच्चे बताओ, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो क्या आपको अलग अलग दिखाना चाहिए? जो आपने फीस चार्ज करी, जो आपकी सेल ऑफ बुक्स है, क्या आपको अलग अलग दिखानी चाहिए? आंसर इज यस, अलग अलग दिखानी चाहिए। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 50 करोड़ शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू ऑफ 50.10 करोड़ शुड बी शोन, गलत। 0.10 करोड़ तो अदर इनकम है, तो ये गलत हो गया। 50.10 अगेन ये गलत हो गया। लास्ट में कहता है 50 करोड़ को दिखाओ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, बट नोट्स टू अकाउंट्स में अलग अलग बताओ बुक्स वाला कितना है और फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स वाला कितना है। तो जब भी आपने एमसीक्यू में दो ऑप्शंस में आपको लगे कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, जैसे इस एमसीक्यू में मैं ए और डी में कंफ्यूज हुआ, जैसे इस एमसीक्यू में मैं ए और डी में कंफ्यूज हुआ, दिल पे हाथ रख के पूछना कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। सर ऑब्वियस ही बात है, जिसमें बेटर डिस्क्लोजर वो एप्रोप्रिएट है। तो 1.4 का राइट आंसर क्या हो गया? डी। कहीं ना कहीं 1.4 का डी बिकम्स द राइट आंसर। इजी सर। लास्ट में आता है कंपनी हैज टेकन द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेस्कटॉप एज 3 years। कहीं ना कहीं 3 साल की इन्होंने डेस्कटॉप लाइफ ली है। तो ये क्या कहता है? सच अ रिक्वायरमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3। मुझे सारे बच्चे बताओ, जो यूजफुल लाइफ होती है ये शेड्यूल 3 में दे रखी होती है या शेड्यूल 2 में? बिना चीटिंग करे बताना जरा, बता दो जल्दी से। 2 था या 3 था? मानसी, कंट्रोल योर इमोशंस, फोकस करो यहां पे। स्केड्यूल 2, वेरी वेरी गुड। तो स्केड्यूल 3 वाले तो भाई साहब सारे के सारे आंसर गलत कर दो। नॉट प्रिस्क्राइब कुछ भी पढ़ के नहीं आए तो ऐसे कुछ भी नॉट प्रिस्क्राइब वाला गलत हो गया। इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 2। प्लस अगर आप चाहो तो शेड्यूल 2 के अलावा भी ले सकते हो, बट उसका जो रीजन होता है, द रीजन ऑफ चूजिंग अ डिफरेंट लाइफ अदर देन शेड्यूल 2, वो आपने मेंशन करना होता है इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो अगर आपने डिफरेंट लाइफ चूज करी तो आप वो मेंशन करके चलोगे। सो राइट आंसर विल बी 1.5 का सी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। यहां हमारा केस सिनेरियो 1 डन डनाडन डन। यहां हमारा केस सिनेरियो 1 डन डनाडन डन। सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बोलो, सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बोलो, जो मार्केट में हवा बना रखा है, जो मार्केट में हवा बना रखा है,
क्या वो सही है, या अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली काम करें तो चीजें आसान है? फटाफट बताओ, आप बोलोगे मैं मान लूंगा, खत्म कहानी। कीर्ति, एग्जाम में आसान ही आता है, सिंपल बोल रहा हूं मैं आपको। मैंने ये चीज जो आपसे अभी पूछी तभी मैंने इसको लाइव किया सेशन को, ताकि जितना हो सके आप लोग आंसर दें, तभी मजा आए। वेरी गुड। मैं यार आपके साथ खड़ा हूं, एंड तक घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ फटाफट सारे के सारे बच्चे केस सिनेरियो 2 पे, जल्दी से आ जाओ। केस सिनेरियो 2 सर किसकी बात करता है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है, 2.1। अच्छा, क्या मैं केस सिनेरियो पहले पढ़ रहा हूं या क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज है वो हम केस सिनेरियो में देखेंगे। नाउ एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड। एज रिगार्ड्स द ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ सीडीएल लिमिटेड एज रेफर्ड इन द केस सिनेरियो इज कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? मुझे सारे बच्चे बताते जाना। देखो क्या कहता है, अकाउंट्स ऑफ अ ब्रांच शैल बी ऑडिटेड आइदर बाय द कंपनी का ऑडिटर और एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम ए ऑडिटर, ठीक है, अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर ब्रांच के अकाउंट्स का ऑडिट कोई और कर रहा है तो उसको ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी टू द कंपनीज ऑडिटर। सारे बच्चे बताओ नोट्स में ये कौन सा चैप्टर है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्री के नंबर, जल्दी से बता दो सारे बच्चे, सारे बच्चे आ जाओ। Which one? ब्रांच ऑडिट यानी जो हम रिपोर्टिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उस रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में जो एसए 600 वाला पार्ट है, वहां से हमने इसको कवर किया है। सारे बच्चे एक बार फटाफट देखो क्या चीज एकदम सीधी सादी है। क्या ये चीज एकदम सीधी सादी है? एक पेज का है, देखो क्या कहता है, ब्रांच अकाउंट्स कैन बी ऑडिटेड बाय द कंपनी का ऑडिटर और एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन। ब्रांच का ऑडिटर कौन कर सकता है सर? कंपनी का ऑडिटर कर सकता है या कोई और क्वालिफाइड पर्सन। ये हमने बेसिक बात सीख रखी है, ठीक है। तो यही बात आपको यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो यहां पे भी देखो ये क्या कह रहा है, ये कर सकता है सर कौन? कोई भी क्वालिफाइड पर्सन या कंपनी का ऑडिटर, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है, ब्रांच का ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजेगा? कंपनी के ऑडिटर को भेजेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपनी का ऑडिटर रिपोर्ट कर रहे हैं तो ही शुड गेट द रिपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ब्रांच शैल बी ओनली ऑडिटेड बाय अनदर पर्सन। गलत, ये पढ़ के ही नहीं आया। ओनली बी ऑडिटेड बाय अनदर पर्सन, गलत है सर। अगला कहता है इट विल बी ऑडिटेड आइदर बाय द कंपनी का ऑडिटर और अनदर पर्सन। अगर दूसरा ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये कहता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सारे बच्चे बताओ हेड ऑफिस का ऑडिटर कौन है? सर ये वाला बंदा। तो ब्रांच का जो बंदा है ये डायरेक्टली मेंबर्स को भेजेगा, या इसको भेजेगा ताकि ये मेंबर्स को भेज सके। ऑप्शन 1 सही लग रहा है या ऑप्शन 2? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड भाविका, आपके जैसे बच्चे ही पास होंगे इस बार एग्जाम में, मैं बता रहा हूं। लॉजिकली बताओ, रिपोर्ट टू द मेंबर्स कौन करेगा? हेड ऑफिस का ऑडिटर या ब्रांच का ऑडिटर? सर हेड ऑफिस का ऑडिटर। तो कहीं ना कहीं दिस बिकम्स द राइट आंसर कि ब्रांच हेड ऑफिस वाले को भेजे और हेड ऑफिस वाला मेंबर्स को रिपोर्ट करके चले। सो द राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आफ्टर रीडिंग द मेथोडोलॉजी फॉर कैरिंग आउट ब्रांच ऑडिट्स बाय मिस्टर डी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी एप्रोप्रिएट? सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है सर, क्या थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे एंड देखेंगे सबसे ज्यादा लॉजिकल क्या लग रहा है, ठीक है। 2 मिनट लगाएंगे इस एमसीक्यू को सॉल्व करने में, 2 नंबर मिलेंगे। मैं सच्ची बोल रहा हूं, अगर आपने सही अनुमान लगाया 2 नंबर मिल जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ऐसे ही होता है। अगर आपके सामने 5 एमसीक्यूज हैं तो 2 से 3 तो आप डायरेक्टली कर लेते हो, बाकी 2 में दिमाग लगाना है कि कौन सा सबसे सही बैठ रहा है। अब देखो क्या कहता है, यह कहता है सेपरेट डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड
फॉर द ब्रांचेस। मुझे बताओ क्या ब्रांच को स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? सर ब्रांच एक पर्टिकुलर एंटिटी का अहम हिस्सा है। ब्रांच एक पर्टिकुलर एंटिटी का अहम हिस्सा है तो वहां का भी रोमम कैलकुलेट होना चाहिए, वहां की भी मटेरियलिटी कैलकुलेट होनी चाहिए और उसका ऑडिट भी प्रॉपरली होना चाहिए। तो क्या यह सही लग रहा है? नहीं सर। अगला देखो क्या कहता है, सेपरेट डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी and ROMUM is required for each of the branches. However, documentation is not required. यहां तक इसने करी अच्छी बात, यहां पे आके मामला खराब कर दिया, यहां पे आके मामला खराब कर दिया। अरे जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंट तो करो, वरना लोगों को कैसे पता लगेगा आपने मेहनत करी है? हां सर। तो अगेन दिस बिकम्स द रॉन्ग आंसर। अब देखो क्या कहता है, सेपरेट डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी and ROMUM is required along with the documentation in respect of the branches, plus he is required to perform substantive procedure as described in the case scenario for auditee branches and also maintain the documentation. क्या ये एक भरपूर चीज लग रही है? हाँ सर ये भरपूर चीज लग रही है। लास्ट वाला देखो क्या कहता है, Identifying and assessing of the risk of material statement is required along with the documentation. However, materiality जो है वो आप कंपनी की निकालो। सर हमने पहले ही पढ़ा था कि materiality दो लेवल पे निकलती है, एक तो पूरी कंपनी की, प्लस अगर जरूरत लगे तो हम किसी ब्रांच की या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लोअर मटेरियलिटी निकाल सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। सो राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर बिकम्स व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चे बताओ, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करना है, ये समझ आया कि नहीं आया? हर्ष ने बोला ये आंसर लॉजिक से ही राइट हो रहा है। हर्ष मैं इसीलिए ये क्वेश्चंस करा रहा हूं कि अगर एमसीक्यू में आईसीआई ने 15 क्वेश्चन पूछे हैं तो 15 में से 10 सीधे सीधे हैं और आपको 4 से 5 में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 2.3 पे। अब सर 2.3 क्या कहता है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन टेबल 1। आपने टेबल 1 देखी? टेबल दिख रही है? हाँ सर टेबल दिख रही है। ये जो टेबल है इसमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है ब्रांच 1 का और ब्रांच 2। क्या आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है? हाँ सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री कितना फास्ट मूव कर रही है। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर ने यही सिखाया होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कि आपकी इन्वेंट्री कितना फास्ट मूव कर रही है। तो मुझे बताओ क्या हमारी ब्रांच 2 के कंपैरिजन में जो ब्रांच 1 है ये फास्टर है? हाँ सर, ब्रांच 2 के कंपैरिजन में जो ब्रांच 1 है इट इज वेरी फास्टर। तो अब देखो ऑप्शंस में कौन सी चीज सही लग रही है। ये कहता है ड्यूरिंग द ईयर 23-24। कौन सा वाला साल सर? ये वाला 23-24। जो हमारी ब्रांच 1 है इट हैज मूव्ड फास्टर देन द ब्रांच 2। जो हमारी ब्रांच 1 है इट हैज मूव्ड फास्टर देन ब्रांच 2। तो क्या ऐसा असली में हुआ है? हाँ सर, इसका टर्नओवर रेशियो ग्रेटर है, इसका टर्नओवर रेशियो ग्रेटर है देन दिस, सो ऑब्वियसली इट इज फास्टर। अब दिल पे हाथ रख के बताना, ऐसा क्वेश्चन देख के जब आपको मैंने अभी करा दिया एमटीपी में, क्या आप अब इन चीजों को लेके थोड़ा इम्यून फील कर रहे हो? आपको पता है वैक्सीन करके एक चीज होती है। हाँ, वैक्सीन से क्या होता है सर? वैक्सीन में ये होता है बीमारी आने से पहले बॉडी को रेडी कर दिया जाता है। बीमारी आने से पहले बॉडी को रेडी कर दिया जाता है कि कैसे इससे हमें डील करना है। तो अब अगर एग्जाम में आपको ऐसे अटपटे क्वेश्चन दिखेंगे तो आप घबराओगे? प्लीज गिव मी द राइट आंसर। क्या आप घबराओगे या फिर ये समझोगे कि ये इजी ही होगा, बस मेरे को डील करके चलना है? प्लीज चूज द ऑप्शन 1 और 2। जल्दी से बता दो 1 या 2, कौन सा ऑप्शन चूज करते सारे बच्चे? आज मैं आपको बूस्टर डोज लगाने आया हूं, ठीक है? सारे बच्चे ये बूस्टर डोज लगा के जाएंगे और कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। अब आ जाओ मेरे साथ 2.4 पे सारे बच्चे आ जाओ। देखो क्या कहता है, considering the contents of email sent by the company's auditor to Mr. D, which of the following statement is likely
एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहले मुझे बताओ कौन सी ईमेल की बात हो रही है सर? ईमेल की बात क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखो यहां पे लिखा है ईमेल। कंपनी का जो ऑडिटर है, सारे बच्चे मेरे साथ रीड करना प्लीज, जस्ट 1 मिनट लगेगा। कंपनीज ऑडिटर हैज डिसाइडेड टू यूज द वर्क ऑफ मिस्टर डी। मिस्टर डी कौन है? अरे बाबा मिस्टर डी कौन है सर? मिस्टर डी है ब्रांच का ऑडिटर, ठीक है सर। ये ब्रांच के ऑडिटर को मेल भेजता है और इसको एडवाइस करता है बाय वे ऑफ ईमेल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, प्लस इसको बोलता है रिप्रेजेंटेशन दे। इससे इरिटेट होके और इससे अचंभित होके डी कहता है ये ईमेल सही नहीं है। डी कहता है ये ईमेल सही नहीं है। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ऐसे है, सबसे पहले बता दो जल्दी से। तुम क्या मिले ब्रांच ऑडिटर को मैंने बोला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ये कौन से ऐसे में हम बात करके चलते हैं, बता दो मुझे। हाँ तुम ये सब खेल लोगे, तुम कहां से हो, मैं गुजरात से हूं, यही रह गया था सुनने के लिए। ये जितने नलायक ऐसे 505 लिख रहे हैं ना, इनको यही नहीं पता इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। इनको लगता है जो ब्रांच ऑडिटर है ये कोई एक्सटर्नल पार्टी है जिससे हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। वेरी गुड निखिल तिवारी, वेरी गुड वैष्णवी, मोहित, सबने एकदम सही आंसर देना शुरू कर दिया। ऐसे 600। तो क्या ऐसे 600 में हम 3 बातें बच्चे को बताते थे, सामने वाले को? हाँ जल्दी से बताओ क्या बताते थे सर? पा 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 पा। पी का मतलब क्या था? प्रोसीजर्स। सर प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, ठीक है सर। ए का मतलब क्या था? एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन। दूसरा ए क्या है सर? दूसरा ए है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड राम गुप्ता, सारे के सारे अपने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रोसीजर्स, एरियाज, अकाउंटिंग। फिर जब हम उससे पूछते तुम कर लोगे, तो वो कहता है हाँ टाइम पे करके दूंगा। वो कहता है टाइम पे करके दूंगा, तो हम कहते हैं लिख के दो, यानी आपने इससे रिप्रेजेंटेशन भी लेनी होती है। तो मित्रों मुझे ये बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सर सही आंसर होगा कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो उसको एडवाइस कर सकता है, प्लस उससे रिप्रेजेंटेशन भी मांग सकता है। सो द राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। क्लियर है बॉस? जल्दी से बता दो। वेरी गुड। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे केस सिनेरियो 3। मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ सर बात बोलो। 4 और 5 9 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, 18 नंबर पक्के हो गए एंड वी आर जस्ट 30 मिनट्स इनटू द सेशन। चलो सर अब देखो 3.1 किसकी बात करता है? कंसीडरिंग द टेबल गिवन इन द केस सिनेरियो, आपने बताना है नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है। ये तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, अब जल्दी से सारे बच्चे बता दो नॉन फंडेड वाली कौन सी है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। बैंक ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्री के नंबर लूट लो, फ्री के नंबर लूट लो, जिसकी है हिम्मत नंबर लूट के ले जाओ। सीए एस्पिरेंट कह रहा है कल ही पढ़ा है, वेरी वेरी गुड। लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी, क्या इसमें कोई पैसे जाते हैं? मैंने कहा नहीं, 0, बाबा जी का ठुल्लू, 1 रुपया भी नहीं जाता। तो राइट आंसर इज डी। क्या कभी जिंदगी में सोचा था इतनी सी बात के 2 नंबर मिलेंगे? हे माता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृपा बरसाने के लिए। अब आ जाओ 3.2 पे। ये क्वेश्चन देखते ही मेरी तो आंखों से आंसू आ गए कि आईसीएआई यही रह गया था बस पूछने के लिए। ये कहता है कि सीएबी का डिसीजन था टू परफॉर्म बोथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ठीक है। दैट वाज टेकन आफ्टर उसने रिस्क असेसमेंट कर ली। कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ये टेस्ट के साथ डील करता है? कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग टेस्टिंग के साथ डील करता है? ये भी बता दो। मैं बोल के थक गया, तुम सुन के थक गए, अब तुमको बताना पड़ेगा टेस्टिंग कौन से स्टैंडर्ड में आती है। विच स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट टेस्टिंग? केशव नलायक, अमन नलायक, सीए एस्पिरेंट नलायक, मोहित वेरी वेरी गुड, अंशिका वेरी वेरी गुड, नव्या वेरी वेरी गुड, हर हर महादेव वेरी वेरी गुड। इनको आधे बच्चों को तो यही नहीं पता सर 315 बात करता है अंडरस्टैंडिंग की। ओ
330 बात करता है टेस्टिंग की। 50 बार मैंने क्लास में बोला कि 315 में क्या टेस्ट करते हैं, तो कुछ नहीं टेस्ट करते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है। 330 में टेस्टिंग होती है पहले कंट्रोल्स की और फिर अमाउंट्स की, जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सो राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड नितिन, वेरी गुड मानसी। भाई साहब क्लैपिंग करा दो। जो जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं ना, इनके लिए तो मतलब तालियां बनती हैं। बहुत बढ़िया, AR स्क्वायर, क्या बात है। अब आ जाओ 3.3, बस 3, क्वेश्चन 3 अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सौरभ इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ गोइंग थ्रू द SMA। ये SMA क्या होता है, फटाफट बता दो मुझे चैट बॉक्स में। व्हाट इज अ SMA? तभी आंसर दे पाओगे, जल्दी से बताओ। गगन तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, पता है, तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं बैच कैसे ही लेता। स्पेशल मेंशन अकाउंट किसने बताया? अक्षता, नव्या, नानक, मोहित, बहुत बढ़िया। सो द राइट आंसर इज स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या ये जो स्पेशल मेंशन अकाउंट हैं ये NPA बन चुके हैं क्या? क्या ये NPA बन चुके हैं? द आंसर इज यस और नो, फटाफट बोलो। NPA नहीं बने। ये क्या NPA बन चुके हैं? नहीं सर, NPA नहीं बने, अभी ये NPA की दिशा में जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं NPA की दिशा में जा रहे हैं। इसमें SMA1, SMA2 इस तरह के अकाउंट्स आते हैं। तो मुझे बताओ क्या करना है इनका। इट वुड नेसेसरीली, कौन सी चीज मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ध्यान से बताना। इट वुड नेसेसरीली हेल्प द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स विद सिग्निफिकेंट लेंडिंग एक्सपोजर। क्या SMA में आप अमाउंट देख के करते हो या डेज देख के? सर डेज देख के, तो अमाउंट से तो फर्क ही नहीं पड़ता। आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स विच कैन इन्वॉल्व डाउनग्रेडिंग फ्रॉम सब स्टैंडर्ड टू डाउटफुल। क्या SMA अभी NPA की कैटेगरी में गए हैं? नहीं, तो ये सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल कहां से आ गए? अगला, अकाउंट्स वेयर सब्सटेंशियल रिकवरीज हैव बीन रिसीव्ड। सर कुछ पैसा नहीं आ रहा, अभी ये बस NPA के रास्ते जा रहे हैं। एंड लास्ट कहता है अकाउंट्स विच मे इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड से NPA जा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड से NPA जा सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट, गॉट इट सर। तो जितना कॉन्सेप्चुअली चलोगे उतना मजा आएगा। अब सारे बच्चे आ जाओ, 3 MCQs और हैं और उसके बाद ये 30 आउट ऑफ 30 वाले MCQs पूरे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। वी द पीपल इज एन NGO वर्किंग फॉर राइट्स ऑफ सिटीजन। ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज वॉलंटियर्स टेक पार्ट इन एजिटेशंस। कहीं ना कहीं ये लड़ाई वगैरह करते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत ज्यादा अजीब अजीब बातें करते हैं। इनको बहुत सारा पैसा आता है ओवरसीज कंट्रीज से। क्या यहां पे थोड़ी थोड़ी फ्रॉड की खुशबू आ रही है? हाँ सर, फ्रॉड की खुशबू आ रही है, गड़बड़ी की खुशबू आ रही है, गलतियों की खुशबू आ रही है। क्या मैं बोल दूं रोमम ज्यादा है? हाँ सर, कहीं ना कहीं रोमम ज्यादा है। गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी मैकेनिज्म को टाइटन कर दिया है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, फॉर्मर वॉलंटियर एंड एक्टिविस्ट हिमसेल्फ। हाउएवर इसका कोई प्रोफेशनल और लीगल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे बताओ, जो बंदा प्रोफेशनल और लीगल बैकग्राउंड नहीं जानता, क्या इस केस में भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाती है? हाँ सर, नालायक केस में बढ़ जाती है। CAN इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर फॉर फर्स्ट टाइम। जब आप ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं क्या कह दूं, यहां पे डिटेक्शन रिस्क भी बढ़ जाएगी। जो ऑडिट पहली बार करेगा किसी कंपनी का, तो क्या वो कंपनी को अच्छे से समझता है? नहीं सर। क्या वो कंपनी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है? नहीं सर। तो डिटेक्शन रिस्क भी बढ़ जाएगी। तो बताओ, ऑडिट रिस्क कम होगी? सर ऑडिट रिस्क पता है क्या होती है? मैंने कहा हाँ बताओ। सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। जब बाबू दोनों ही ज्यादा है तो ऑडिट रिस्क कम कैसे होगी? दिस सिचुएशन डज नॉट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डेटा, तो हमको चाहिए भी नहीं। ऑडिट रिस्क इज हाई, सिचुएशन डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल कंपोनेंट। सारी बात तो बता दी, सारी बात तो बता दी। डायरेक्टली लिख के दे दें क्या? तुम पता है क्या चाहते हो मैं बताऊं ना? आधे बच्चों को तो ये लगता है सर डायरेक्टली क्यों नहीं लिख के देते, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है, डायरेक्टली क्यों नहीं लिख के दे रहे? हमसे दिमाग क्यों लगवा रहे हैं?
क्योंकि जब तुम सीए बनोगे और तुमको 12 लाख पर एनम की जॉब चाहिए, ये सिर्फ दिमाग वालों को मिलती है, ठीक है? तो तुमको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको जंग लग जाएंगे वरना। तो सबने एकदम सही आंसर दिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मजा आ भी गयो सर। अब सर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखो क्या कहता है। CAJ is in the process of planning the audit of a large company. Central Drugs Standard, पता नहीं क्या, एक नेशनल अथॉरिटी है, सिंपल रखते हैं, इसी में बैठ जाएंगे वरना। It is responsible for clinical trials and standards वगैरह बनाती है for imported drugs. Auditor is also considering whether to make the use of audit evidence in the previous audit. Besides वो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन भी देख रहा है एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी देख रहा है, क्या परफॉर्म करने हैं। इनमें से मुझे बताओ कौन से फैक्टर्स रेलिवेंट हैं इन एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। जल्दी से बताओ, ये वाला आंसर का कहां से आप निकाल के लाओगे, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक यू विल गेट दिस आंसर? प्रियल कहती है सी। आएगा कहां से, लाओगी कहां से ये आंसर? कहां पे कवर्ड है ये टॉपिक नोट्स में? चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग में मैं आपको बार बार डिटेल में ये सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाता था। हाँ, FRF एप्लीकेबल, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, बिजनेस सेगमेंट, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, एंटिटी का टाइम टेबल, ठीक है, कि स्केड्यूल 3 के हिसाब से रिपोर्टिंग कब होती है, ये सब देखना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। तो ये सारी बातें आपने रीड कर रखी हैं? हाँ सर कर रखी हैं, हाँ सर कर रखी हैं। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सी बात है जो हमारी स्ट्रेटेजी में नहीं आएगी, जो स्ट्रेटेजी में आनी चाहिए? सर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आएंगी सर, इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, क्या मुझे नॉलेज ऑफ फार्मा इंडस्ट्री चाहिए सेगमेंट के लिए? हाँ सर। ये बात भी यहां पे लिख रखी है कि जब भी हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है। ओ भाई साहब, ये तो मजा ही आ गया, ये तो सर मजा ही आ गया। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए हमको कहीं ना कहीं। और हमको क्या चाहिए? ऑडिट एविडेंस ऑफ प्रीवियस ऑडिट। तो मैं बोलता ही था मम्मी रात का खाना देती है कल का पुराना, तो वो यूज हो ही जाता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी होता है। बट क्या ऑडिट प्रोसीजर जो होते हैं वो स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं? जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं वो स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं या प्लानिंग का? बताना जरा चैट बॉक्स में। बता दो जल्दी से। वेरी गुड। ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है ये स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं, प्लानिंग का पार्ट होते हैं। प्लानिंग का दूसरा नाम क्या है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ये प्लानिंग का पार्ट होते हैं बाबा, स्ट्रेटेजी का नहीं। सो राइट आंसर क्या है? 1 2 3 4। सो सी बिकम्स योर राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है सर। लास्ट एमसीक्यू आ जाता है। अब देखो सर क्वेश्चन 3 क्या कहता है? सीए तारिणी इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एन ऑडिट प्लान फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डीलिंग इन कमोडिटी फ्यूचर। सर कमोडिटी फ्यूचर का क्या मतलब होता है? वही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आपने सुना ही होगा, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग वगैरह होती है। हाँ सर, वैसे ही कुछ ये काम कर रही है। तो इसमें से बताओ कौन सा एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर नहीं होगा? क्या मैं इसकी टर्नओवर देख सकता हूं? हाँ देख सकता हूं। अच्छा, कमोडिटी फ्यूचर्स में क्या कोई रॉ मटेरियल होता है क्या? क्या इसमें कोई रॉ मटेरियल होता है क्या? नहीं सर, कोई रॉ मटेरियल नहीं होता। सो राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। यहां आपके 30 एमसीक्यूज डन डनाडन डन। यहां आपके 30 एमसीक्यूज डन डनाडन डन। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, एएस वाले कितने थे? सारे बच्चे जल्दी से बता दो, एएस वाले कितने थे और बाकी ऑडिट वाले कितने थे? कितने क्वेश्चन मिले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले? दो क्वेश्चन थे, ठीक है, गिन के 2 क्वेश्चन थे। एंड मैं बताऊं, जिस बच्चे ने AS 22 और 26 कर रखे थे ना, उससे पूछना, गरीबान में झांक के बोलेगा आंसर इज इजी।
बहुत ही इजी एमसीक्यूज थे एंड जो बाकी ऑडिट के भी एमसीक्यूज थे, मुझे ऐसा लगता है कि चलो मान लो आप 3 से 4 एमसीक्यूज गलत भी कर देते हो, मैं तो कहता हूं पूरी छूट दी आपको 3 से 4 एमसीक्यूज गलत करने की, फिर भी क्या आप 15 में से 10 एमसीक्यू भी ठीक नहीं कर सकते क्या आप 15 में से 10 एमसीक्यू भी ठीक नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। तो जब आप 15 में से 10 एमसीक्यू ठीक कर सकते हो ना, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 20 नंबर तो आपके यहीं बन गए। अब जब मैं आपको 70 नंबर का पेपर दिखाऊंगा ना, जिसको लेके पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया था उनके साथ, अचानक ऐसे हवा मचाना शुरू कर दिया यूट्यूब पे आके, ये हो गया वो हो गया, पूरा पेपर का पैटर्न ही बदल गया। अभी जब मैं आपको ये 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव दिखाऊंगा ना, आपके अंदर से आवाज आएगी, सर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 3 से 4 क्वेश्चन तो हर जगह ट्रिकी आते हैं ना, उसमें हवा मचाने की क्या जरूरत है मेरे भाई? हम एज अ फैकल्टी, हमारा काम हवा मचाना है या बच्चों को कंफर्टेबल रखना है? सर कंफर्टेबल रखना है। हम हवा मचाएंगे तो क्या होगा बच्चों के साथ? क्या ये बात समझ आती है? जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ऑसम। बस मुझे आपके 30 मिनट्स चाहिए, बस मुझे अब आपके 30 मिनट्स और चाहिए। 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा। जल्दी से बताओ। लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ यहां पे क्वेश्चन 1 पे। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो क्या कहता है। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है। डॉक्स लिमिटेड, सारे बच्चे थोड़ा सा अपना पेशेंस बना के रखना, 30 मिनट्स की बात है। ट्रस्ट मी, यू विल गेन एज मच कॉन्फिडेंस एज यू कैन, मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है। डॉक्स लिमिटेड, अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग कोरियर सर्विसेज पैन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। ठीक है सर, हमको क्या करना है? इट अपॉइंटेड एन इंटरनल ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। सारे बच्चे इधर फोकस करके चलो। एनुअल टर्नओवर जो कंपनी की थी ड्यूरिंग द ईयर 22-23, 23-24 हैज बीन अराउंड 300 करोड़। ठीक है सर, दोनों ही सालों में 300 करोड़ रही है। अगर मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक आपको बोलूं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? सर पब्लिक कंपनी है। जब भी पब्लिक कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर की लिमिट्स देखी जाती हैं, तो सेक्शन नंबर 138 में क्या लिमिट्स दे रखी हैं? सर सेक्शन 138 में लिमिट्स दे रखी हैं 50, 100, 200, 300। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? 25, 50, 100, 200, क्या यही लिमिट्स दे रखी हैं? हाँ सर। तो जो आपकी टर्नओवर की लिमिट है पिछले साल की, वो दे रखी है 200 करोड़। तो क्योंकि यहां पे 300 करोड़ हो गई है, इसी वजह से इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। ये मैं एक लेवल आगे गया क्योंकि हो सकता है अब आईसीआई भी हो सकता है एक लेवल आगे चला जाए, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, रेडी। अब देखो क्या कहता है। बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल, कहीं ना कहीं जो कंपनी का धंधा है बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। जी जो है हेड करता है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज और कंट्रोल्स में हेल्प भी करता है। अब इंटरनल ऑडिट को लेके आप मुझे बताओ, व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्पेसिफिकली रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट एंड रिलेटेड मैटर्स इन फॉर द ईयर 23-24। मुझे बताओ इंटरनल ऑडिट को लेके जो रिपोर्टिंग है ये हमने कहां सीखी है? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। अब लगाओ दिमाग। हिंट भी दे दिए आईसीआई ने कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए। जब भी कंपनीज एक्ट आता है, इसका मतलब समझ लेना आप यहां पे कारो 2020 भी यूज कर सकते हो। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड सीए एस्पिरेंट। यहां आपका कारो 2020 आएगा। प्लीज अब मुझे क्लॉज भी बता दो। सर क्लॉज बड़ा सिंपल है। अनलकी 13 वाली रिलेटेड पार्टी को क्लॉज 13 में पकड़ा था। अनलकी रिलेटेड पार्टी को क्लॉज 13 में पकड़ा था किसने? क्लॉज 14 में इंटरनल ऑडिटर ने। और इंटरनल ऑडिटर के 2 सब क्लॉज क्या थे? मैंने कहा बड़े सिंपल। जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है, उसका जो साइज है, सर साइज मैटर्स। ये कहता है उसका जो साइज है, इट शुड बी कमेंसरेट। इट शुड बी कमेंसरेट। सर कमेंसरेट विद व्हाट?
द साइज ऑफ द एंटिटी, जो एंटिटी का साइज है उसके हिसाब से कमेंसरेट होना चाहिए। प्लस और क्या होता है कि क्या आपने यहां पे इसकी रिपोर्ट कंसीडर करी, क्या आपने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट कंसीडर करी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो दो चीजों पे आपने फोकस करना होता है सर इंटरनल ऑडिट में। क्या? द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज कमेंसरेट विद द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी। दूसरा, क्या एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपने रिपोर्ट को कंसीडर किया, तभी कारो 2020 इतनी डिटेल में किया था। That's why we went into so much detail for Caro 2020। बस ये दो बातें लिख के आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक बार फटाफट देख लो सजेस्टेड आंसर में भी क्या दे ही देखा है। हाँ सर, सबसे पहले ये बोलेगा कि आपने यहां पे एप्लीकेबिलिटी की बात करनी है, ठीक है सर। एंड एप्लीकेबिलिटी के बाद हम क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे जो कारो 2020। तो आपने यहां पे क्या सीखा सर? हमने ये सीखा कि हम यहां पे एप्लीकेबिलिटी, क्या यही बात भूल जाते एग्जाम में? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या यही बात एग्जाम में भूल जाते हैं? हाँ सर। सो दिस इज वन पॉइंट दैट यू जस्ट नीड टू कंसीडर। आपको आता है, बस एग्जाम में लिख के आना। सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी लिख देना कि ये जो एंटिटी है ये बस्सी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ठीक है। यही चीज बस हमसे रह जाती, तो ये लिख देना, ये बस्सी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। वेरी गुड नानक। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है सर? Up and High Private Limited has started its export business during the year 23-24. Company was catering to the domestic market only in the past year. CAH, the statutory auditor, is of the view that company has understated the revenue by 50 lakh as per the requirement of AS9. तो क्या मैं बोल दूं ये misstatement है? Is it a misstatement? Yes, sir. Discuss the responsibility of statutory auditor to communicate with management regarding the above situation. क्या मुझे मैनेजमेंट को misstatement वगैरह बतानी होती है? हाँ सर। कहाँ सीखा था हमने misstatement की कम्युनिकेशन के बारे में? सर मटीरियलिटी वाली जो मास्टर क्लास थी उसके लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ाया था SA 450। अब जब मैंने आपको ऐसे 450 पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको ये बात बताई थी कम्युनिकेशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट? यस सर। जो भी मिसस्टेटमेंट मिलती है आप मैनेजमेंट को बताओगे और उनको बता के करेक्ट करवाओगे तो सिंपल सी बात है, यही 2 लाइन लिखनी है। हाँ, तो यही बात आपके सजेस्टेड आंसर में भी दे रखी है। तो देखो क्या कहता है, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस द मिसस्टेटमेंट एंड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट इट। तो चार में से जो मेरा मानना है 1 नंबर तो इसी का मिल गया, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या दे रखी है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सच कम्युनिकेशन। ये बात मैं मानता हूं दिस इज समथिंग न्यू जो कहीं ना कहीं आपको नोट्स में नहीं मिलेगी। अब सर इसका कितना मार्क्स हो सकते हैं? मान लो 1 से 2 नंबर इसके हो गए, तो इसको लेके घबराना मत कि सर ये वाली बात तो हम पढ़ के नहीं आए। अरे भाई जो उस टाइम पे ठीक लगे लिख देना, आधा पेज छोड़ के उस टाइम पे जो तुमको यूजफुलनेस ठीक लगती है लिख देना कि भाई हमको गलती मिली है, मैनेजमेंट से ठीक कराएंगे। तो मैनेजमेंट को पता लगेगा क्या क्या गलतियां हो रही है और वो बाकी गलतियां वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो जो आपको उस टाइम पे फिर ठीक लगता है ना, वो बात आप इस केस में यहां पे लिख सकते हो इतनी सारी थ्योरी में, ठीक है सर। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? हम TCWG को बताएंगे, हम कहीं ना कहीं TCWG वगैरह को बताते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में हमको ये वाली बात कैसे देखनी थी, तो यहां पे आपने सबसे पहले बोलना है, सबसे पहले हमने यहां पे डिस्कस किया था कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट शुड बी गोन टू TCWG, ठीक है सर। इसके अलावा आप बोलोगे आप ना मैनेजमेंट से रीजन समझना, कि वो गलती ठीक क्यों नहीं कर रहे, व्हाई आर दे नॉट मेकिंग द करेक्शन, प्लस कहीं ना कहीं उनके मन में चोर तो नहीं है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बायस तो नहीं है, एंड इवेलुएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। तो ये आपने एक बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। अब ये जो छोटी सी चीज है ना, इसके ऊपर भी आप देख लो ICAI क्वेश्चन पूछता है। तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम कौन सा पार्ट छोड़ के जाएं? भाई सब इंपॉर्टेंट है, जो भी नोट्स है ना, एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन पे मैंने आपको क्या कहा था, प्रैक्टिकल ICAI पूछ सकता है। तो वही ICAI ने किया, आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया। अब ऐसे केस में जस्ट यू नीड टू गिव योर बेस्ट, जितना आपको ध्यान में आ रहा है वो लिख के आओ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कई सारे एरियाज मिलेंगे जहां से आप डायरेक्टली नंबर बटोर सकते हो। तो मैं बोल दूं ये इस क्वेश्चन का पहला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आप कह सकते हो जो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड था। जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड है मैं मार्क करके चलूंगा ताकि इस पेपर के एंड में मैं आपको गिनवा सकूं कि ये कितने थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा कंफर्ट आएगा कि हाउ वी नीड टू डील विद द पेपर, ठीक है। अब आ जाओ सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर C पे।
Prudent Industries Private Limited has incurred and fully spent for the first time CSR expenditure amounting to 14.50 lakh. ठीक है सर. Expenditure was spent for women empowerment through a implementing agency which was not a related party. As per the law provisions, it was required to spend 14 lakhs. खर्चा कितना करना था? 14 लाख. खर्चा कितना किया? 14.50 लाख. आप बताओ इस इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्क्लोज करोगे इन द शेड्यूल 3? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? सारे बच्चे बताना एक बार चैट बॉक्स में, जल्दी से बता दो. विच चैप्टर क्वेश्चन दिस इज? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इसमें शुभम सर ने आपको किस पे फोकस करने को कहा है? इसमें शुभम सर ने आपको किस पे फोकस करने को कहा है? जल्दी से बता दो. ये कहता है डिस्क्लोजर के बारे में बताओ एज पर शेड्यूल 3. नालायक, कारो 2020 कहां से आया? अरे कारो 2020 इज अबाउट ऑडिट रिपोर्टिंग. ये पूछ रहा है डिस्क्लोजर इन शेड्यूल 3. तुम जा रहे हो रिपोर्टिंग की राह की करा तुसी. सर आपने कहा है डिस्क्लोजर पे फोकस करो, तो मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए. हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारा बाकी चैप्टर और ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ ऑफिस में क्या करें. अरे यार जो मैनेजेबल है वो तो करके जाओ, जो मैनेजेबल है वो तो करके जाओ. सारे बच्चे अभी कसम खाओ कि डिस्क्लोजर में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. एमटीपी 1 में डिस्क्लोजर आया, पूरी आरटीपी में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में डिस्क्लोजर भरा हुआ है. तो यार डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो नन्ही सी जान सबसे आसान, उसको सबसे पहले अच्छे से करके चलो. दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर वेल इन द एग्जाम. अब अगर आप इसका सजेस्टेड देखोगे तो जो मैंने आपको डिस्क्लोजर में सारे पॉइंट्स बताए थे ना, वही पॉइंट्स लिख रखे हैं, बस इनके आगे निल एनए वही कर रखा है. पूरा नोट से कवर्ड है. यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इसीलिए आज मैं एमटीपी लेके आया हूं कि अभी भी आपके पास एक महीना है. कुछ चीजें ऐसी है जिनको आपको अच्छे से फोकस करके चलना है. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर. अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर डी पार्ट पे. देखो क्या कहता है. सीए त्रिपाठ बेस्ड इन न्यू दिल्ली इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ लैब ऑफ नेचर अ फर्म सिंस लास्ट 3 years. 3 साल से ये एक्सटर्नल ऑडिटर है. सारे बच्चे मुझे बताओ 3 साल से अगर आप किसी कंपनी के साथ ऑडिटर हो तो क्या मैं बोल दूं एक लॉन्ग एसोसिएशन बन गई है? जब भी लॉन्ग एसोसिएशन बनती है तो एक फेमिलियरिटी थ्रेड की खुशबू आती है. ठीक है सर. फर्म इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज इंक्लूडिंग हॉलीडे पैकेजेस. प्लस इसने ऑडिटर और उसके टीम मेंबर्स को भी फ्री हॉलीडे दी 1 हफ्ते के लिए हर साल अपने प्रीमियम रिजॉर्ट इन द ऊटी. सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, कंपनी हैज ऑल्सो बुक्ड फ्री एयर ट्रेवल. भाई साहब रूम भी दे दिया, ट्रेवल भी दे दी. वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एक्टिंग एथिकली? क्या आप इसका आंसर लॉजिकली लिख सकते हो? जल्दी से बताओ, क्या आप इसका आंसर लॉजिकली लिख सकते हो? हां सर लिख सकते हैं. जब भी आप गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करते हो, जब भी आप गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करते हो तो इट इज अ फैमिलियरिटी थ्रेड. क्योंकि आप ये सब चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो तो दैट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रॉन्ग. वेरी इजी सर. हाउ आर फैमिलियरिटी थ्रेड्स क्रिएटेड इन अबव सिचुएशन? बहुत ही सिंपल है. फ्री में तुम रिजॉर्ट दे रहे हो, फ्री में तुम एयर ट्रेवल दे रहे हो. ये बात बस आपने लिखनी है. यही तो क्वेश्चन इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन में आते थे बचपन में. जो आपको इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज मिलता था, हां यही तो करना होता था. पूरी केस स्टडी दे दी, अब उसमें से 2 पॉइंट चुन के लिख दो कि कैसे फैमिलियरिटी थ्रेट हुआ. जैसे ही आपको हॉस्पिटैलिटी मिली, वो हॉस्पिटैलिटी के एग्जांपल लिख दो. फ्री एयर ट्रेवल, फ्री टूरिज्म पैकेज. यस और नो? यस सर. आईसीआई ने क्या लिख रखा है? मैंने कहा यही लिख रखा है. फर्म इज प्रोवाइडिंग फ्री हॉस्पिटैलिटी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर वायलेटेड, इट इज इंपेयरिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर. कहीं ना कहीं ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो रही है. अब दूसरा सर, ऑब्जेक्टिविटी क्यों इंपेयर होगी? बिकॉज अब यहां पे कहीं ना कहीं बायसनेस आएगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगी. ठीक है सर. दूसरा आपने 2 एग्जांपल बताने थे तो आप बोलोगे भाई ऑडिटर विल बी एंडिंग. एक मिनट. Auditor has formed relationship that may end being too sympathetic to the client interest. ये लाइन कहां से आई? बताओ जल्दी से. ये लाइन कहां से आई? नालायक, नोट्स में से तो आएगी बट ये आई कहां से, कैसे आपके दिमाग में आएगी? यही लाइन लिखनी है.
नोट्स की लाइन तो ठीक है, वाई ओनली दिस लाइन, वाई नॉट एनी अदर लाइन? वेरी गुड नंदनी, ये नंदनी नाम की लड़कियां हमेशा ही इंटेलिजेंट होती हैं। सर फैमिलियरिटी थ्रेट की डेफिनेशन है, फैमिलियरिटी थ्रेट की डेफिनेशन है। तो मेरे दोस्त, जब भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है मैं बताऊं? हाँ सर बताओ। आप यहां पे लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा, आपका जो भी टॉपिक पूछा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फैमिलियरिटी थ्रेट, उस टॉपिक की अगर आपको कोई डेफिनेशन आती है तो वो डेफिनेशन लिख के दो। एंड फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो डिमांड आपने पूरी करके देनी है। जैसे इन्होंने यहां पे डिमांड दी कि ड्यू टू द फ्री हॉस्पिटैलिटी, इस वजह से फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट हुआ। तो ये आपका एक तरीका बन जाता है टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है एंड ट्रस्ट मी, यही ढंग का क्वेश्चन था, यही एक इकलौता क्वेश्चन था जिसको आप बोल सकते हो यस इट वाज लिटिल बिट हायर ऑन प्रैक्टिकल साइड। अब सारे बच्चे क्वेश्चन 2 पे आओ, मैं तुमको फील दिलाता हूं बढ़िया वाली। क्वेश्चन 2 देखो सर कितना बड़ा क्वेश्चन है। सर ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अभी तुमको मजे कराते हैं। इधर देखो, mention any 4 financial events or condition that can cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। मुझे बताओ डायरेक्ट या प्रैक्टिकल क्वेश्चन? सर ये तो डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है। अब ये जो 4 फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, क्या आपको क्लास में याद करवाए गए हैं? हाँ सर, एक लाइबिलिटी वाले पॉइंट, एक लॉसेस वाले पॉइंट, नेट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी पोजीशन। अब लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म भी आती है, शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर आते हैं, तो इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट्स, फिर उन्होंने अपना फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। लॉसेस में सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लो। ये तो बड़ा ही सिंपल है। हाँ, तो 4 नंबर फ्री के, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है सर। उसके बाद सर आता है बी पार्ट, एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईसीआई डायरेक्टली क्या पूछ रहा है? ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स बताओ। क्या क्लास में इसका भी रट्टा लगवाया था? हाँ, ये भी सारे पॉइंट्स बताए थे कि सर ऑडिट प्लानिंग से आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पता चलते हैं, प्रॉब्लमेटिक एरियाज पता चलते हैं, प्लस प्लानिंग से क्या फायदा होता है, बाकी फंक्शंस पूरे हो जाते हैं। बाकी फंक्शंस में क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में DSR तीनों आ जाते हैं, डायरेक्ट, सुपरवाइज, रिव्यू, और कंट्रोलिंग का जमाना चला गया, कोऑर्डिनेशन की बात होती है। क्या ये भी फ्री के 4 नंबर? हाँ सर ये भी। अरे बाबू मेरा पेन, मेरा पेन, मेरा पेन कहां गया? ये रहा सर, ये भी 4 नंबर पूरे हो गए। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। Auditor carries out his work by obtaining the evidence through performance of audit procedure. There are practical and legal limitations. Give one example of practical and legal limitation. क्या ये क्वेश्चन भी हमने नोट्स में कवर कर रखा है? दिल पे हाथ रख के बोलना, रिवीजन में भी तमीज से करवाया था। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, देश 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 देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये देखो, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, आरटीपी नवंबर 21, आरटीपी नवंबर 22। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, यही प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। लीगल लिमिटेशन क्या है? कि मैनेजमेंट एविडेंस नहीं देगा, प्लस वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा और हम उसी के ऊपर निर्भर हैं, तो दिस इज अ लीगल लिमिटेशन। यही दो एग्जांपल दो, 3 नंबर ले जाओ। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस ये 2 एग्जांपल आपने देखे आने हैं। अब आता है सर डी पार्ट, मैं इसका आंसर भी आपसे अभी निकलवाऊंगा, ठीक है? इधर फोकस करना। ये कहता है GSTN इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी। 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज विद द यूनियन गवर्नमेंट, बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सारे बच्चे बताओ ऐसी कंपनी जिसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसको मैं क्या नाम दूं? बताना जल्दी से, क्या नाम देते हो ऐसी कंपनीज को? वेरी गुड जान्या सर, ऐसी कंपनीज को आप नाम देते हो गवर्नमेंट कंपनी। ये बिक गई है गवर्नमेंट कंपनी। प्रोवाइड्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स एंड टैक्स पेयर। कंपनीज ऑपरेशन सिंस द पास्ट फ्यू ईयर्स। हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ सच कंपनी? जल्दी से बताओ कौन है वो जो इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करता है? उस भले आदमी का नाम बताओ जो C से शुरू होता है, G पे खत्म होता है, बीच के लेटर्स भरो। C&AG
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्लस क्या वो कोई डायरेक्शंस दे सकता है? ये डायरेक्शंस वाला सेक्शन क्या शुभम सर ने कोई पढ़ाया था? सब सेक्शन 5 143 सब सेक्शन 5 हमने बात करी थी रोहित शेट्टी वाले सेक्शन की कि सीएनएजी डायरेक्शंस दे सकता है, उस पे आप अपने एक्शंस लेंगे। एक्शंस का जो इंपैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल्स एंड ऑडिट वो भी आप डिस्क्लोज करके चलते हो। यस और नो? यस सर। तो यही बेसिक बात दोस्त आपको ध्यान में रख के चलनी थी कि आप कहीं ना कहीं सीएनएजी से डायरेक्शंस ले सकते हैं। एंड वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा सर? अपनी रिपोर्ट में 3 चीजें लिखेगा, जल्दी से बताओ क्या? डायरेक्शन पे एक्शन का इंपैक्ट। तो ये आपका रोहित शेट्टी वाला जो सेक्शन है वो आपने बस मेंशन करके चलना है। गौचा सर। अब बताओ क्वेश्चन 1 के बाद 2 करके कैसा लगा? नाउ हाउ इज द फीलिंग? मस्त, झकास, यस और नो? यस सर। आ जाओ मेरे साथ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। मैं बता रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सारे क्वेश्चन अब तुमको ऐसे दिखाऊंगा। बस 1 में इन्होंने थोड़ा मसाला ज्यादा डाल रखा था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। बस सुनीति, a CA student, is a part of engagement team conducting the audit of a company, TIM Private Limited. ठीक है सर। According to the audit program, she is responsible for verifying the purchases and PP items appearing in the books. जो भी है वो सब उसको देख के चलना है। She has also been given the responsibility to get a written representation. एंड उसको पता है क्या पता चला? इधर देखो, 1 purchase bill amounting to 5 lakhs pertaining to this company has been entered in the books of TIM Private Limited. ये कहती है 2 कंपनीज हैं, एक तो TIM Private Limited है, एक TIM Industry है। तो जो TIM Industry का बिल है वो TIM Private Limited में, इन दोनों में बस TIM कॉमन है, आगे का डिफरेंट है। ठीक है सर। मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड शी हैज ब्रॉट इट टू द नॉलेज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर हु हैज डिसाइडेड टू यूज सच लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एज अ ऑडिट एविडेंस। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों जो बातें ऊपर दे रखी हैं ये ऑडिट एविडेंस है? प्लस आप इसकी रीजनिंग बताओ। मैं एक बात बोलूं सर? हाँ सर बात बोलो। ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। हाँ सर। तो क्या यहां पे आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है कि जब आपने एंटिटी का परचेज बिल देखा तो परचेज बिल देख के पता चला ये एंटिटी की परचेजेस ही नहीं है, ये तो एंटिटी की परचेजेस ही नहीं है, तो किसी और एंटिटी की परचेजेस है। हाँ सर। दूसरा, जब मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही तो ये किसका एविडेंस दे रहा है सर? ये कहीं ना कहीं एविडेंस दे रहा है अबाउट लैक ऑफ इंटीग्रिटी। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चोर है, इस इंटीग्रिटी की लैक का हमको एविडेंस मिल रहा है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में दी थी। दिस वॉज द सेम एक्सप्लेनेशन आई गेव यू इन द क्लास सर। बट क्या ये बात नोट्स में लिखी है? क्या ये बात नोट्स में लिखी है? तो मैं आपको नोट्स में ना हमेशा एक एरिया देता हूं जिसको मैं बोलता हूं रीड करके जाना। सर रीड करके जाना इसका मतलब यह है कि इस पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आप अपने ऐसे 500 के नोट्स देखो ना, देखो क्या कहता है ऑडिट एविडेंस। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था ना, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस, इसके लास्ट के 2 पॉइंट देखो। इट कंप्राइजेस बोथ ऑफ इंफॉर्मेशन विच सपोर्ट्स एंड कोरोबोरेट्स द मैनेजमेंट असर्शन, जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की असर्शन का साथ देती है, प्लस जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है द असर्शन। तो अभी जो हमने पहला एग्जांपल पढ़ा सर इस क्वेश्चन में कि किसी और का बिल हमारे उसमें आ गया, तो क्या मैं बोल दूं ये तो एंटिटी को पर्टेन ही नहीं करता, ये तो एंटिटी के केस में अकर ही नहीं हुआ, ये तो अकरेंस वाली असर्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप ऑडिट एविडेंस में यूज कर सकते हो। मजा आ गया सर। दूसरी चीज जो यहां पे लिखी है ऐसे 500 में, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, इन सम केसेस एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, वो भी एक ऑडिट एविडेंस बन जाता है, वो भी एक ऑडिट एविडेंस बन जाता है। तो मित्रों, मैं कह के थक गया, तुम सुन के थक गए। जब भी ये इस तरह की बातें दे रखी होती है और मैं कहता हूं रीड करके चलो, तो रीड करने का मतलब क्या इग्नोर कर देना है? क्या हम ये सारी बातों को इग्नोर करके एग्जाम में पहुंच जाए, या हमको समझ के चलना पड़ेगा? सर इन बातों को आपको समझ के एग्जाम में जाना पड़ेगा, ताकि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इस तरह का, यू आर एबल टू डील विद इट।
कहीं ना कहीं आप इन चीजों को डील कर पाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सबसे अच्छे नंबर स्कोर करो। पूरे इंडिया में जो बेस्ट नंबर आने चाहिए आप सबके आने चाहिए, और उससे ज्यादा मतलब मुझे लगता है और कोई मेरी आपसे मनोकामना नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी आपके पास 3 दिन है ऑडिट करने के, ठीक है? तो जब 3 दिन है ना, कोई कमी मत छोड़ के जाना। यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ। आ गए सारे बच्चे मेरे साथ? यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था ना? हाँ सर, इसको सारे बच्चे मार्क कर लो। अनदर आई कैन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये एक और बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल गया, मजा आ गया सर। जो पहली बारी में थोड़ा सा टफ है क्लिक करने के लिए। अब देखो बी पार्ट क्या कहता है। बी इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बूम पेमेंट बैंक। वेरी गुड। Bank regulator has imposed certain restrictions on the bank from accepting new deposits due to the non-compliance with KYC. There is a material uncertainty regarding the outcome of such restriction. Auditor ने conclude किया कि going concern basis तो appropriate है, बट मटीरियल अनसर्टेनिटी है। तो जब भी ऐसा केस होता है मटीरियल अनसर्टेनिटी एंड गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, तो हमको क्या चाहिए सर? हमको 4 डिस्क्लोजर्स चाहिए। हमको 4 डिस्क्लोजर्स चाहिए। हमने ऐसे 570 में सीखा था क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए। सबसे पहले तो सर डिस्क्लोजर जिससे कहीं ना कहीं सामने वाले को चिंता हो। चिंता यानी कौन से इवेंट्स और कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मटीरियल अनसर्टेनिटी है, ठीक है सर? इससे आदमी की जो चिंता है वो बढ़ेगी। अब इन इवेंट्स और कंडीशन में मैनेजमेंट ने क्या बनाया सर? मैनेजमेंट ने बनाया प्लान, तो चिंता कम हो गई। तो कहीं ना कहीं सामने वाले की चिंता कम हो गई। अब चिंता वापस कैसे बढ़ाऊं? बोल दो प्लान तो है, प्लान तो है, बट अभी भी मटीरियल अनसर्टेनिटी के बादल छाए हुए हैं। एंड क्योंकि मटीरियल अनसर्टेनिटी है, तो वो कौन सी लाइन आती थी? वो कौन सी लाइन आती थी? एसेट और लायबिलिटी वाली लाइन। एसेट और लायबिलिटी वाली लाइन सर, एसेट और लायबिलिटी वाली लाइन क्या कहती थी? एंटिटी में बी अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कहीं ना कहीं एंटिटी अपने एसेट्स रियलाइज नहीं कर पाएगी, लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पाएगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर एंटिटी ये डिस्क्लोजर दे देती थी, पूरा होलिस्टिकली कवर कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, तमीज से सुनो। अगर एंटिटी ये डिस्क्लोजर दे देती थी तो आप कौन सा सेक्शन डालते थे? बताना जरा। विच सेक्शन डू यू यूज टू एड इन योर ऑडिट रिपोर्ट? बताओ। मुर्ग सेक्शन। कहीं ना कहीं इस केस में हम मुर्ग सेक्शन डालते थे। बट अगर डिस्क्लोजर ही नहीं है, बट बाबू अगर डिस्क्लोजर ही नहीं है सर, अगर डिस्क्लोजर नहीं है यानी आप ऐसा बोलते थे देयर इज अ इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो हम इस केस में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे। और जो हमारा बेसिस है, जो रीजनिंग है, उसमें बस इतना बोलेंगे मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है, बट बाबा डिस्क्लोजर नहीं। बट बाबा यहां पे डिस्क्लोजर नहीं। तो इस क्वेश्चन में सर क्या है? डिड नॉट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर। तो अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो इसका आपकी इंपैक्ट क्या है रिपोर्ट पे? सिंपल सी बात है, क्वालिफाइड और एडवर्स, प्लस जो बेसिस है वो बता देना कि मटीरियल अनसर्टेनिटी तो थी बट डिस्क्लोजर नहीं। अब सारे बच्चे क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। 2 का ए भी हो गया, 2 का बी भी हो गया, सी पे आओ। आपने एक ऑडिट प्लान बनाना है जो डिस्क्राइब करेगा ऑडिट प्रोसीजर। 3 ऑडिट प्रोसीजर क्या होते थे बता दो जरा। 3 ऑडिट प्रोसीजर क्या होते थे सर? रैप, फैप, अदर्स। रैप, फैप, अदर्स, यही 3 ऑडिट प्रोसीजर हम डिस्क्राइब करते थे। 3 नंबर का क्वेश्चन, फ्री फ्री फ्री। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट प्लान क्या होता है सर? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, रैप, फैप एंड अदर्स। ICAI का सजेस्टेड देख लो, ICAI का सजेस्टेड देख लो, सिर्फ यही 3 बातें लिखी हैं और 3 नंबर फ्री के, और 3 नंबर फ्री के। ये दूसरी बार प्लानिंग का क्वेश्चन आया है, ये दूसरी बार प्लानिंग का क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन क्या था? बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। दूसरा आया है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर। क्या आपका चैप्टर 2 प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, इसमें कोई भी कमी मत छोड़ के जाना। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है सर?
अब आ जाओ डी पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 3 नंबर फ्री के, 3 नंबर फ्री के। अगेन मेरा आप सबसे सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 करके अब कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 3 करके अब कैसा लगा तुमको? फोर 5 6 बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ए पार्ट थोड़ा ढंग का था, बी सी डी वेरी वेरी इजी। गुड बॉय, गुड गर्ल। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4A। अब सर 4A किसकी बात करता है, ध्यान से समझना। 4 कराने से पहले मैं आपको 5 पे ले चलूं? हाँ सर 5 पे चलते हैं। 4 करने से पहले लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 और 6 पहले करते हैं, 4 लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, 5 की बात करते हैं। 5 किसकी बात करता है? WTE प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द धंधा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है सर। इस पे जीएसटी लगता है 5%। प्लीज फोकस करो ना, बस 10-15 मिनट की बात और कुछ नहीं। इनपुट रॉ मटेरियल जो है उस पे सर कितना जीएसटी है? 12% और 18%। तो मुझे एक बात बताओ, आउटपुट पे जीएसटी कितना है? 5%। इनपुट पे जीएसटी कितना है? 12 और 18। तो क्या मैं बोल दूं मेरा इनपुट का जो जीएसटी पड़ा होगा वो हमेशा ज्यादा पड़ा रहेगा, आउटपुट का कम होगा? तो जब इनपुट का जीएसटी ज्यादा है, आउटपुट का कम है, तो मुझे क्या लेना पड़ता है सर? मेरे केस में एक एसेट क्रिएट हो जाता है आईटीसी क्रेडिट, और उसका रिफंड वगैरह लेना पड़ता है। तो ये कहता है आईटीसी इकट्ठा हो गया 60 लाख रुपए का एट द एंड ऑफ द ईयर इन योर ईसीएल एंड इट इज रिफंडेबल टू द कंपनी अंडर द जीएसटी लॉ। How would the above amount of 60 lakh reflected in the balance sheet? सारे बच्चे बताओ ये 60 लाख की जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट में कहां आएगी? बताना जरा, मजा आ जाएगा मुझे अगर आप लोगों ने सही जवाब बता दिया। एसेट में आएगी, लायबिलिटी में आएगी, और अगर जिसमें भी जाएगी उसमें कहां जाएगी? 60 लाख इज अ एसेट, वेरी गुड। ये जो एसेट है ये नॉन करंट है या करंट एसेट्स है? नॉन करंट है या करंट एसेट है? 1 साल के बाद मिलेगा मियां या 1 साल से पहले, ये बताओ हमको। करंट एसेट है, वेरी वेरी गुड। अब ये करंट एसेट में भी किस में जाएगा? कंप्यूटर जी आपके सामने ऑप्शंस रहे स्क्रीन पे। क्या ये जाएगा इन्वेंट्री में? नहीं। क्या ये जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में? नहीं। विशाल ने बिल्कुल सही बोला सर, सारे ऑप्शंस को हटाने के बाद बचता है अदर करंट एसेट्स। सारे ऑप्शंस को हटाने के बाद बचता है अदर करंट एसेट। तो आपने अदर करंट एसेट लिखा तो 4 में से 1 नंबर तो इसी का मिल गया, 4 में से 1 नंबर तो इसी का मिल गया, वेरी वेरी गुड। अब सर उसके बाद कहता है क्या ऑडिट प्रोसीजर आप करोगे टू चेक दिस अबव बैलेंस? लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचना। अगर मुझे एंटिटी का आईटीसी चेक करना है तो ये आईटीसी होता कहां है? जीएसटी पड़ा है, हाँ। तो आईटीसी का एक लेजर होता है, तो आप एंटिटी का जो आईटीसी का लेजर है वो देख लो। प्लस आप एंटिटी आईटीसी कितना क्लेम कर रही है वो कहां से देख सकते हो? सर एंटिटी की जीएसटी की रिटर्न से। तो आईटीसी का लेजर देख लो, जीएसटी की रिटर्न देख लो, प्लस एंटिटी ने रिफंड लेना है अभी जस्ट आफ्टर 31 मार्च, तो आप एंटिटी के बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हो। तो मैं आपको एक बात बोलूं ना, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है सर? ये है आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, ये पूरा चैप्टर ही ना इसी तरह चलता है। ये पूरा चैप्टर ही इसी तरह चलता है कि आपने अपना ना थोड़ा दिमाग लगाना है कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है इसके लिए आप प्रिपेयर करके क्या ही जाओगे। लॉजिकली बस आप सोचना कि इसमें आप क्या क्या देख सकते हो। तो आप एंटिटी का आईटीसी का लेजर देख लो, आप इनकी जीएसटी की रिटर्न्स देख लो, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है ये सब आप देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। देखो इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। ये कहता है कि भाई साहब सिंपल सी बात है, हम कहां पे थे? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए थे। यस सर, अदर करंट एसेट्स, इसका तो 1 नंबर मिल गया, इसको अंडरलाइन करके आना, फ्री के नंबर है। अब ये कहता है आपने क्या क्या देखना है सर? ये कहता है कि आप एंटिटी का सबसे पहले कहता है जीएसटी की रिटर्न देख लो, ठीक है सर, बैंक स्टेटमेंट देख लो, और उसके बाद सर ये कहता है कि आपने देखना है कि जो अमाउंट है ना ये जीएसटी पोर्टल से भी ट्रैक होनी चाहिए। तो अगर आप चाहो तो एंटिटी का जीएसटी पोर्टल वगैरह देख सकते हो। अब पता है क्या है, जितना क्रिएटिव आप एग्जाम में हो सकते हो ना, उस क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को डील करोगे। और लास्ट में मुझे बस एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को आप प्रायोरिटी पे करोगे एग्जाम में, या इसके लिए 2 से 3 पेज छोड़ के लास्ट में करोगे? मुझे बता दो चैट बॉक्स में, मजा आ जाएगा। आज हम आंसर लिखना सीख रहे हैं।
किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है लास्ट में। वेरी वेरी गुड, दिस इज नॉट योर प्रायोरिटी बाबा। जो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आते हैं, शिद्दत से आते हैं, पता है ये क्वेश्चन लिखते ही एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। ये क्वेश्चन अपनी साइड में नहीं है, ये क्वेश्चन तो तुक्का है कि अगर तुक्का लग गया तो भाई मिल जाएंगे 4 में से 4, 4 में से 3, 4 में से 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को एकदम लास्ट में करना है, सबसे पहले मत करना। ठीक है, ठीक है बॉस। अब सर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बस ढंगा क्वेश्चन था, बाकी सारे अब आपको मैं दिखाऊंगा बुक से हैं। अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन क्या है। ये कहता है 315 का काम है आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो आप मुझे बताओ आप क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो टू फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। क्या मैं बोल दूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है? क्या मैं बोल दूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है? वो जो हम 4 स्टेप प्रोसेस पढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग द रिस्क, असेस द रिस्क, मैच द फॉलोइंग की रिस्क है तो कंट्रोल है, और लास्ट पॉइंट में याद है मैं भूकंप वाला एग्जांपल देता था, याद है मैं आपको भूकंप वाला एग्जांपल देता था। भूकंप से डर नहीं लगता, कल आने वाले 8 तीव्रता के भूकंप से डर लगता है, यानी लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। यही बात हम चैप्टर 4 में भी कवर करके चलते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर? देखो भाई साहब, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आरटीपी नवंबर 20, ऑडिटर क्या करेगा? आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क एंड रिलेट द रिस्क विद रेलिवेंट कंट्रोल, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। सीधा सीधा क्वेश्चन है, और कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बस आपने ये बात लिखनी है। इससे ज्यादा डायरेक्टली आईसीआई नहीं पूछ सकता, और ये बात भी ना आपके क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है बॉस, ठीक है सर। अगला सवाल ये पूछता है आप कैसे वेरीफाई करोगे इन्वेंट्री ऑफ फूड एंड बेवरेज एट अ होटल। होटल किया था? हाँ सर, सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्पेशल ऑडिट में पढ़ा था होटल ही पढ़ा था। और इन्वेंट्री को लेके हमने क्या डिस्कस किया था सर? इन्वेंट्री को लेके हमने डिस्कस किया था इसकी चोरी होना बहुत आसान है, तो सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से पहले इसकी चाबी होनी चाहिए, और जो चाबी है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास रखो। जो भी इसका मूवमेंट है इसको डॉक्यूमेंट करो। और हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते थे कि कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसको वैल्यू करेगा। तो कोई भी तीन बातें आप कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। लेट मी टेल यू, होटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग एग्जाम। होटल को तो एकदम अच्छे से करके जाना, अगर किस्मत अच्छी रही तो होटल से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो डोंट मिस इट। इवन मैंने आपको 7 से 8 मिनट की इसकी रिवीजन वीडियो दे रखी है, 2 बार 3 बार देखोगे अपना पूरा होटल दिमाग में बैठ जाता है। अब सर आता है डी पार्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसका मीनिंग बताओ सर। इसका मीनिंग तो डायरेक्टली हम चैप्टर 1 से लिख देंगे। बिहेवियर का क्या मतलब है? कुछ भी ऐसी हरकत मत करो जिससे हमारे प्रोफेशन की बदनामी हो। कुछ भी ऐसी हरकत मत करो जिससे हमारे प्रोफेशन की बदनामी हो। डोंट डू एनी मिसकंडक्ट विच ब्रिंग्स डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन। अब सर 3 में से 1 नंबर तो ये बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि कोई एग्जाम्पल बता दो जहां पे आपने ये प्रिंसिपल फेल हो जाते हो फॉलो करने से। अब ये जो एग्जाम्पल मांगा है ना, दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। कभी भी आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दो जहां पे आपको लगता है ना पर्सन ने प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो नहीं किया, मतलब एनी एग्जाम्पल वॉट एवर यू फील राइट यू कैन राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने एमटीपी में क्या एग्जाम्पल दिया है सर? यहां पर यह कहता है कि आईसीएआई ने इनको लेटर दिया कि आप हमको कुछ मैटर्स बताओ रिगार्डिंग ऑडिट। अब जब आईसीएआई आपको लेटर भेजी, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपने प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो नहीं किया। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने बस इंपैक्ट अटेम्प्ट करके आना है, एंड कोशिश करनी है 3 में से 1 आध आ जाए। 3 में से कोई 1 आध नंबर आ जाए तो मजा आ जाएगा, कोई प्रोफेशनल वाली बात यहां पे आ जाएगी। तो अब ये जो क्वेश्चन था कितने का था? 3 3 4 4 6 4 10 4 14। क्या लगता है 14 में से कितने नंबर आ जाएंगे? जल्दी से बता दो। जो जीएसटी वाला क्वेश्चन है, क्या जीएसटी वाले में से 2 नंबर ला सकते थे हम? हाँ, इजीली यहां पे 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये 315 वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है, यहां 4 में से 4 इजीली आ सकते हैं। सी पार्ट अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां 3 में से 3 आ सकते हैं। लास्ट में सर प्रोफेशनल बिहेवियर में 1 नंबर तो ले आएंगे। 1 3 4 8 2 10। इस क्वेश्चन में भी हमने 14 में से 10 ले आए। मैं कहता हूं एकदम नीचे लेवल पे चलते हैं। 10 भी छोड़ो 7 ले आओगे, 10 भी छोड़ो 7 ले आओगे। हाँ सर, बच्चा 8 पे आ गया, वेरी वेरी गुड। और थोड़ा नीचे मत आ जाना ज्यादा, ठीक है, 7 तक तो ले आओगे। कैन वी स्कोर 7 आउट ऑफ 14? आंसर इज यस, इजीली सर वी कैन स्कोर 7 आउट ऑफ 14। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन में अगेन सबसे प्यारी चीज आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट।
कितने बच्चों ने टेस्ट 10 दिया था मुझे बता दो, कितने बच्चों ने टेस्ट नंबर 10 दिया था ऑफ ऐसे 610? जान्या कहती है मैंने दिया था, गगन कहता है मैंने दिया था। एक क्वेश्चन के पीछे जितना तुम लोगों ने मुझे सुनाया था सर ये क्वेश्चन क्या डाला है, क्यों डाला है, यही क्वेश्चन था चैप्टर लास्ट टेस्ट में जो मैंने आपसे लिया था टेस्ट 10। सर याद नहीं आ रहा कुछ, मैं तुमको सब याद कराता हूं। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, ऐसे रणवीर सिंह बोलता है ना करण जौहर की, उसमें क्वेश्चन 2 पढ़ो टेस्ट 2 का, टेस्ट 10 का, ये टेस्ट 10 था हाँ सर, इसका क्वेश्चन 2 पढ़ो, मजा आ जाएगा तुमको। OPQ लिमिटेड इज इन द सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस। कंपनी के पास ढेर सारा बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का और इसमें हाई रिस्क का एरिया है। इसका जो वैल्यूएशन का काम है ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इसमें से 2 चीजें असाइन करी हैं सर। क्या? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द एजिंग प्लस प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग, इसके लिए डायरेक्ट असिस्टेंस मांगी है। ठीक है, समझे मेरी बात? कमेंट करके बताओ। मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सीए फाइनल से लेके आया हूं, ये मैं आपके लिए सीए फाइनल से लेके आया हूं। गगन को याद भी आ गया, हाँ सर ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था। ICAI और हम साथ साथ सेम सोच रहे हैं, ICAI और हम साथ साथ सेम सोच रहे हैं, सेम चीज पूछ रखी है, चेकिंग द एक्यूरेसी, चेकिंग द एक्यूरेसी। एंड दूसरा क्या है? एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन। एक्यूरेसी चेक करने में जजमेंट नहीं लगती तो ये आप डेलीगेट कर सकते हो, ये आप डेलीगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड दूसरा क्या कहता है? एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन में सिग्निफिकेंट जजमेंट लगेगी तो आप इसको डेलीगेट नहीं कर सकते। तो जहां भी रोमम हाई है, जजमेंट हाई है, आप वहां डेलीगेट नहीं कर सकते। तो एक्यूरेसी चेक करना मामूली बात है, एडमिन काम है, दे दो डेलीगेट करने के लिए। बट उस एजिंग के हिसाब से प्रोविजन बनाना, उसमें दिमाग लगता है, उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर बी, ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये कहता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आपने कुछ स्टैंडर्ड्स बताने हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में याद है हमने कई सारे स्टैंडर्ड्स कवर करे थे, ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटी, ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन। एक बार सैंक्शन हो गया तो प्रोविजन बनाओ, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। हाँ सर, तो वही जो 4 बातें हमने इसमें की थी, 1 2 3 4 5, ये 4-5 बातें बस आपने एक्सपेंडिचर में ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटी, परफॉर्मेंस, वही जो 4-5 बातें थी वही आपने सीधा सीधा यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करके चलनी है। जितना मुझे याद है यही क्वेश्चन आपके किसी RTP MTP में भी ICAI ने ऑलरेडी पूछ रखा है। एक बार आप चाहते हो सो मैं आपको गो थ्रू करा सकता था, बट यहाँ पे मैंने आई थिंक चैप्टर 17 रख रखा है, चैप्टर नंबर 15 नहीं है। ठीक है, एक बार आप नोट्स में देखोगे मिल जाएगा, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। समझ गए सर? अब इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सिनेमा। तो सिनेमा भी वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास, सेल ऑफ टिकट्स, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का प्यारा सा क्यूट सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये कहता है बताओ कॉलम ए में जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है ये कौन सा टाइप ऑफ कंट्रोल है, ये कौन से टाइप ऑफ कंट्रोल है। तो क्या आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ा है? हाँ सर हमने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ा है। तो उसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल पढ़े थे ना, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जनरल IT, ऑटोमेटेड, और दोनों का मिश्रण IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, जहां पे आप IT की रिपोर्ट निकालते हो और उसको मैनुअली एनालाइज करते हो। तो जनरल IT कंट्रोल में मैंने आपको ये 3-4 एग्जांपल्स पढ़ाए थे ना नोएडा वाले, कि कहीं ना कहीं सर क्या था, एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही थी। हाँ, उस एप्लीकेशन की लॉन्च कहां पे हो रही थी सर? डेटा सेंटर में हो रही थी। डेटा सेंटर में एप्लीकेशन के लॉन्च का प्रोग्राम था। यस सर, जब मैं वहां गया तो वहां पे एक्सेस ने रोक लिया, यानी एक्सेस सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। यस और नो? यस सर। फिर हमने ये एप्लीकेशन कंट्रोल की बात की थी, कहां गए सारे के सारे? ये रे सर, इसमें हमने कहा था यूजर इज मैंडेटरी। यूजर इज मैंडेटरी, यूजर का क्या मतलब था? यूजर लिमिट चेक, सीक्वेंस नंबर चेक, उसके बाद E से एडिट चेक, R से रीजनेबलनेस चेक, एंड लास्ट में मैंडेटरी डेटा फील्ड। आप कई बार सोचते होगे सर क्यों इतनी मेहनत करते हो क्लास में, क्यों हमारा इतना दिमाग खराब करते हो चीजों को याद करने के लिए। अब देख लो ICAI ने क्या पूछा है, अब देख लो ICAI ने क्या पूछा है। क्या ये क्वेश्चन पेपर तब था जब क्लास रिकॉर्ड हुई थी? नहीं सर, इसीलिए ये चीजें करना जरूरी है। तो अब बताओ रीजनेबलनेस चेक किस में जाएगा? सर ये जाएगा ऑटोमेटेड कंट्रोल में। ये यानी आपके एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट बन जाएगा। समझ गए सर? जो कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन है, एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्राम चेंज, ये किसका पार्ट बनेंगे? GITC, यानी जनरल IT कंट्रोल। ये कहीं ना कहीं जनरल IT कंट्रोल्स का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, गगन कह रहा है सर गूगल के फॉर्म से आपने हमको ये चीजें समझाई थी। वेरी गुड गगन।
अब लास्ट में आता है engagement partner takes the overall responsibility for maintaining the audit quality as per SA 220. What are the objectives while taking and emphasizing such quality? ध्यान से आराम से चलेंगे. SA 220 और SQC 1 में हम किसकी बात करते हैं सर? हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ये एलिमेंट्स क्या थे? हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी, ये किस में आती है सर? ये आती थी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट्स में हम इसको कवर करते थे. लीडरशिप का काम क्या था सर? 2 काम थे. सबसे पहले बोले क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी. लास्ट में कहता था क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं एसेंशियल भी है. समझ गए सर? अब ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी में हम बात करते थे, हम क्वालिटी से कंप्लाई कैसे करते थे? 2 रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते थे, बाहर वाली अंदर वाली. बाहर वाली अंदर वाली. वेरी गुड जिया मगनानी सर. सबसे पहले बाहर वाली का क्या मतलब था? बाहर वाली का मतलब था PRL रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट. समझ गए सर? अंदर वाली रिक्वायरमेंट का क्या मतलब था? मैंने कहा अंदर वाली मतलब बाहर वाली से कंप्लाई करने के लिए जो आपने अंदर खुद के सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बना रखे हैं, जो आपने खुद के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना रखे हैं, उससे कंप्लाई करो. अब जब आप इन दोनों से कंप्लाई करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस. ऑडिट रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस. एंड लास्ट में आता था अगर कोई गड़बड़ है, अगर कोई गड़बड़ है तो यू शुड बी एबल टू raise your concerns. You should be able to raise your concerns without any fear of reprisal. बिना किसी डर के आप इस बात को रेज कर सकते हैं. तो ये बात आपको कहां मिलेगी सर? चैप्टर नंबर 1 SQC 1 SA 220 जो हमने एथिक्स वाला पार्ट कवर कर रखा है. दिस पार्ट ऑफ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट, यही बात ICAI ने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? तो अगर आपने अभी तक जितनी भी चीजें देखी उससे क्या समझ आया सर? एक ही बात समझ आई, नोट्स तमीज से करके जाने हैं. हमको कहीं ना कहीं नोट्स तमीज से करके जाने, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करके जानी है. एंड पूरा पेपर फिर आराम से हमारा हो जाएगा. प्लस 40-50 लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 40-50 लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं. अब सर आपने ना एक क्वेश्चन छुड़वाया था, ये था क्वेश्चन नंबर 4. एग्जाम में क्या सारे क्वेश्चन करने हैं या एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं सर? एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. तो इस पेपर में ये एक क्वेश्चन था. तो क्या होता है ना, हम ऐसी क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं और पेपर में गिव अप कर देते हैं और ICAI कहते हैं 6 महीने बाद फिर आना. दोस्त, ऐसी क्वेश्चंस को इग्नोर करना है जैसे वो तुमको करती थी. ठीक है? ऐसी क्वेश्चन से दूर रहना है जहां आपको लगता है ना एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें पूछ रखे. फॉर एग्जांपल कहता है ऑडिट प्रोसीजर बताओ जो सेल्स को चेक करने के लिए है. अब यार आते ही नहीं है, कैसे बता दें? जो चीज नहीं आती उसको इग्नोर करो. दूसरी बात ये क्या पूछता है, इसने आपको इन्वेंट्री के फैक्टर्स बता दिए. 2 हमने ये फैक्टर्स अच्छे से कवर किए थे, बट यहां पे भी इसको लेके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 इंपॉर्टेंट मैटर बताओ जो इसमें ऊपर नहीं आए. तो अगेन आपको थोड़ी थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि सर ये कौन से वाले फैक्टर्स है. याद है हमने वो फैक्टर्स कवर करे थे, कहां से स्टार्ट होता था वो? L से लेके T तक हम सारे फैक्टर्स बोलते थे. L फॉर लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, M फॉर मटीरियलिटी ऑफ द इन्वेंट्री, N फॉर नेचर ऑफ इन्वेंट्री की. जो इन्वेंट्री है सर वो उसकी नेचर क्या है, उसमें आपने क्या नेचर ऑफ प्रोसीजर्स वगैरह करने हैं. गॉट इट सर? उसके बाद O से क्या आता था? O से आता था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. O फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की हम बात करते थे. प्लस O से आता था एंटिटी के क्या कंट्रोल्स हैं, एंटिटी के क्या कंट्रोल्स हैं. इतनी हम बातें करते थे. यस और नो? यस सर. यही आपने बस बात ध्यान रखनी है, यही बात बस आपने ध्यान रखनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. तो इस तरह से आपने इसको डील करना था. अब आपने देखना है इसमें से कौन सी बात छूट रही है. अब आपने इसमें से देखना है कि कौन सी बात छूट रही है. जो बात छूट रही है वो आपने बतानी. जैसे ICAI ने इसमें से 2 बातें पकड़ी सर. कौन कौन सी? किथे गया सी? क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट. तो इन्होंने सबसे पहले पकड़ा P फॉर प्रोसीजर. ठीक है सर? दूसरा इन्होंने पकड़ा O फॉर कंट्रोल. तो कंट्रोल और प्रोसीजर, ये बात आपने बस ध्यान रख के चलनी थी. अब सर C पार्ट इसका क्या था? C पार्ट में तो और ही अजीब चीज पूछी है. डिसाइड द ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड. तो ये जो डिस्क्लोजर वाला पार्ट था, स्कोप ऑफ ऑडिट, इसके लिए मैंने आपको एक 10 मिनट का
एक एडिशनल लेक्चर दिया यूट्यूब पे, एक बार आप वो कवर करोगे तो उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट में आता है सर SQC1, ये कहता है क्या? SQC1 dwells upon the EQCR as a part of system quality. Why is such a review required? Again एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों आपको EQCR कराना है, ठीक है। कौन सी टाइप ऑफ एंगेजमेंट इसमें कवर होती है? तो लिस्टेड एंटिटीज इज अ नेसेसरी। नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ द फर्म फॉर द एंगेजमेंट फॉर विच EQCR इज नॉट मैंडेटरी? तो अगेन ये कुछ ऐसी चीज है जहां पे आपको परेशानी हो सकती है। तो मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन 4 बस छोड़ना था, क्वेश्चन 4 बस छोड़ना है, बाकी सारे क्वेश्चन एक बार आप करते हो तो ऑटोमेटिकली यू कैन स्कोर वेल इन दिस एग्जाम्स। सो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ मजा आ जाएगा। डिड यू पीपल गेट द अप्रोच और नॉट? जल्दी से बता दो, क्या आपको अप्रोच समझ आई, कैसे डील करना है विद दिस पेपर और नॉट? बताओ। कम ऑन, चलो जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मैंने कहीं ना कहीं आपके बहुमूल्य 1 आवर 30 मिनट्स ले लिए, बट एक ही पर्पस था इस चीज को कराने का कि क्या, जिस चीज से सब घबरा रहे हैं, जिस चीज से सब घबरा रहे हैं, हमको कंफर्टेबल रहना है, हमको बस अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक को तमीज से करके जाना है, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। तो दोस्तों जस्ट टेक कूल, जस्ट टेक काम, हो जाएगा आपका काम। मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, ताकि बाकी सीए इंटर स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड यस, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, और हाँ, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कीप गोइंग।